हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद है इस चैप्टर का पहला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो बेटा, फिर कह रहा हूं, अगर लेक्चर्स को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ये वाला चैप्टर वैसे भी खास करके, ठीक है, पहली चीज सारे टर्म्स क्लियर करने हैं। पहले वाले लेक्चर में ही मैंने बोला था, और इसके सारे लेक्चर सीक्वेंस में ही देखना। आगे पीछे देखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अगेन जो ये वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो लेक्चर है, ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि जो मेन टॉपिक्स आएंगे, ठीक है ना, उनके टर्म्स अच्छे से आप समझ पाओगे और क्लियर हो पाएंगे आप लोगों को। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पर हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। ब्रेन के पार्ट्स का नाम को लेकर के बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, किस पार्ट्स को क्या कहते हैं, कहां से क्या नाम आ गया है, ठीक है। ब्रेन के पार्ट हो गए क्रैनियल, मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, क्या होता है ये, देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, और ये समझ में नहीं आती तो ये वाला पूरा नर्वस सिस्टम आगे फिर समझ में नहीं आता है। ओके, तो स्टार्ट करें। तो आज पूरा ब्रेन के पार्ट अच्छे से आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर से कॉपी पेन लेके बैठे, जहां वीडियो थोड़ा सा लगे कि समझना है, वीडियो पॉज कर लें, उसको थोड़ा सा और समझे, डिटेल में अपने दिमाग में उतारें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ब्रेन के लिए अगर हम स्टार्ट करें, टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द पार्ट्स ऑफ द अडल्ट ब्रेन। अगर हमें जो टर्मिनोलॉजी अडल्ट ब्रेन के पार्ट्स में इस्तेमाल की जाती है, अगर हमको उसको अच्छे से समझना है तो क्या करना पड़ेगा? वन शुड नो हाउ द ब्रेन डेवलप। तो हमको पहले यह समझना पड़ेगा ब्रेन डेवलप कैसे हुआ, कहां से डेवलप हुआ, कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बने। जब वो सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। तो द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्मल न्यूरल ट्यूब या एक्टोडर्म लेयर। ये थोड़ा सा वर्ड याद आ रहा होगा, ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि 3 जर्म्स लेयर होती है ना। एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है, एक मीजोडर्म होती है, 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं। ओके, ये जो हमारा स्टेज होती है, उसके वाला एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है, ठीक है। उसमें एम्ब्रियो वाली स्टेज में जब हमारा जो एम्ब्रियो होता है, जायगोट, ब्लास्टोसिस्ट, और फाइनली क्या बनता है? गैस्ट्रूला बनता है जाकर के। और जब इसका अटैचमेंट हो जाता है किसमें जाकर के? यूट्रस में जाकर के, और बच्चेदानी में जाकर के जब लग जाता है, तो इस तरह से एक्चुअली होता है कि ऐसा कुछ इस तरह शेप आता है, और 3 लेयर इस तरह से हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। एक लेयर ये रहती है, एक लेयर ये रहती है, और एक लेयर इसके बीच में पाई जाती है। एक लेयर इसके बीच में होती है, ठीक है ना। तो जो इस तरफ लेयर होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। जो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में होती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है, अंदर की तरफ रहती है। और इन दोनों के बीच में जो रहती है वो ये मेसोडर्म, यहां दिखा दिया एक्चुअली, ये इस टाइप से ये वाली लेयर होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास मेसोडर्म। ये बात समझ में आ गई है? ये 3 लेयर्स जो है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से रहेंगी। ये 3 लेयर्स बॉडी के सारे ऑर्गन्स को क्या करती हैं? बनाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म क्या क्या बनाएगा, यानी कि जो सेल्स एक्टोडर्म में होते हैं, यानी कि अगर सिंपल सी बात बोलूं, एक्टोडर्म में जो सेल्स पाए जाते हैं, इस लेयर में जो सेल्स होते हैं, अगर वो सेल्स डिफेक्ट होते हैं तो क्या क्या चीज दिक्कत हो सकती है? ब्रेन डैमेज हो सकता है, या फिर डिफेक्टेड ब्रेन हो सकता है, ठीक है। पिगमेंट सेल्स होते हैं वो डिफेक्टेड हो सकती है, स्किन सेल्स होते हैं वो डिफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, एग और स्पर्म, वो सही से नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार मेसोडर्म लेयर क्या क्या बनाती है? बहुत सारी बनाती है, कुछ खास खास दे दिए, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, किडनी, रेड ब्लड सेल्स, गट, स्मूथ मसल्स। उसी प्रकार जो एंडोडर्म सबसे अंदर की लेयर है, वो लंग सेल्स बनाएगी, थायराइड और पैंक्रियाटिक सेल्स बनाती है। खैर, यहां पे मुद्दा ये था कि आपको 3 लेयर्स को समझाना था। क्यों समझाना था? अब देखो, जो हमारी एक्टोडर्म लेयर है जो ब्रेन को डेवलप करेगी, ये जो लेयर है अंदर वाली, इसको अब मैं थोड़ा सा, ये जो लेयर है ये थोड़ा सा अब हम लोग इस प्रकार देखेंगे अगले डायग्राम में, और वो डायग्राम कुछ ये है। तो देखो होता क्या है, जैसे ये एक्टोडर्म लेयर है ना, देखो ये लेयर है, इनमें क्या होता है? सेल बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। जब सेल इसके अंदर बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं, तो बहुत सारे सेल्स एकदम बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे स्ट्रेच ना होकर के ये सेल्स, ये जो लेयर होती है कुछ अंदर की तरफ बैंड हो जाती है।
तो ये जो अंदर की तरफ बैंड होती है और ये जो छेद यहाँ पर एक तरह का कैविटी क्रिएट हो रही है, इसको ग्रूव कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव, ठीक है ना। और जो इसके आसपास के जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट, ठीक है। ये और ज्यादा ग्रोथ होती है, यहाँ पर न्यूरल ग्रूव और गहरा होता है, ये आसपास के सेल्स, इनको हम लोग कहते हैं न्यूरल प्लेट। देन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो न्यूरल प्लेट, जो न्यूरल ग्रूव है, यहाँ पर सेल की ग्रोथ और ज्यादा होती है, ये वाला हिस्सा काफी मोटा हो जाता है, एक्टोडर्म लेयर अलग हो जाती है, मतलब अलग रहती है, और जो इतना हिस्सा है ये अलग तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और अल्टीमेटली जो ये न्यूरल ट्यूब यानी कि जो ग्रोथ हो रही थी यहाँ पर, जिसको हमने न्यूरल ट्यूब बोल दिया था, ये एक कंप्लीट न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बीच में जो कैविटी होती है उसको हम लोग न्यूरल कैविटी कहते हैं। यानी कि एक्टोडर्म से एक सेल का मांस का टुकड़ा, ऐसे कह लो कि सेल बहुत ज्यादा ग्रो हुए और उन्होंने एक खास तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, ट्यूब कह लो, ट्यूब टाइप का, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, न्यूरल ट्यूब बोल दिया। बात समझ में आई। तो अब जो ये न्यूरल ट्यूब है, अब बहुत ध्यान से बात समझना, ये जो न्यूरल ट्यूब है ये आगे जाकर के क्या करता है, थोड़ा सा और ग्रो करेगा और इसके अंदर कुछ चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन इन दिस, यानी कि इसके अंदर जल्दी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जगह जगह पे ऐसे बैंडिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे जगह जगह पर बैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती हैं। और हम लोग देखेंगे कि इसी ट्यूब, ये ट्यूब थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा और इसके अंदर जगह जगह पे बैंड्स पड़ जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। ये ट्यूब और लंबा हुआ, ये ऐसे, ये एक बैंड आ गया, ये एक बैंड आ गया, ठीक है। तो पार्ट अलग होते हुए चले जाएंगे और फिर इस प्रकार से हमारा ब्रेन बनेगा। अब बात को समझते जाना, थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने यहां पे जिक्र किया न्यूरल ट्यूब का, यानी कि ब्रेन का शुरुआत कहां से होती है, एक्टोडर्म लेयर में सबसे पहले क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है। क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब। सेल्स का ही एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन नहीं है अभी ये, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू, आपका जो ब्रेन है वो कौन सी लेयर से ग्रो करता है, एक्टोडर्मल लेयर से ग्रो कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, न्यूरल ट्यूब होता है, ठीक है। ओके, जब ये न्यूरल ट्यूब बन गया तो क्या हो रहा, कंस्ट्रिक्शन मतलब मान लो ये ट्यूब ऐसी थी, अब इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन, ये ट्यूब ऐसी ऐसी ऐसी, जगह जगह पे कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़न आ जाएगी, तो जगह जगह पे सिकुड़ जाता है ये, ठीक है। ये हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, जगह जगह पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ गए हैं। अब इस कॉन्स्ट्रिक्शन के आने की वजह से इसके हिस्से अलग हो गए, ये हिस्सा अलग दिख रहा है, ये हिस्सा अलग दिख रहा है, ये हिस्सा अलग दिख रहा है, और इसी प्रकार इसके नेम पढ़ने स्टार्ट होंगे। तो कॉन्स्ट्रिक्शन इन दिस एक्सपेंडेड ट्यूब, ये जो एक्सपेंडेड ट्यूब है, सून अपीयर, इनमें जल्दी ही कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देने लगते हैं, क्रिएटिंग 3 रीजन्स। और शुरुआत में सबसे पहले हमें 3 हिस्से दिखाई पड़ते हैं, 1, 2 और 3। बात समझ में आई, ठीक है। रीजन कॉल्ड प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, सबसे पहले वाले ब्रेन के पाउचेस। वेसिकल मतलब एक तरह के पाउचेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेंसेफ्लॉन जो सबसे ऊपर की तरफ है, बीच वाले को मीजन, मिड वाले को मीजन हो गया, और लास्ट वाले को रोम्बेनसेफ्लॉन कहा जाता है। अब इस सेफ्लॉन वर्ड क्या, अगेन वही सारी कहानी आती है, लैटिन वाली कहानी आती है। इनसेफ्लॉन का मतलब क्या होता है, ब्रेन होता है। इनसेफ्लॉन का मतलब क्या होता है, ब्रेन होता है। और प्रोजेन, प्रॉक्सिमिटी, पास, है ना, उसकी लोकेशन के हिसाब से ये बीच वाला है और ये लास्ट वाला है। तो प्रो, मेज और रोम, इस टाइप से उसके नाम पड़ जाते हैं। तो बात समझ में आई। न्यूरल ट्यूब में जो कॉन्स्ट्रिक्शंस पड़ते हैं सबसे पहले 3, और उनके नाम पड़ते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन, मेजेंसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन। इनसेफ्लॉन का मतलब ब्रेन होता है, ओके। अब क्या कह रहा है, बोथ प्रोजेंसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन। बहुत ध्यान से बात को समझना बच्चा, ये जो वर्डिंग है ना, ये वर्डिंग यही बच्चा मात खाता है। अरे कहीं डायंसेफ्लॉन आ गया, कहीं मेजेंसेफ्लॉन बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो ब्रेन की शुरुआत पकड़ो, कहां से ब्रेन ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले 3 स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, मतलब बनते हैं प्रोजेन, मीजेन, रोम्बेन। ये किससे बने, न्यूरल ट्यूब से बने। तो देखो, अगर आप लोगों ने कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो आप लोग लिख सकते हो कि जो न्यूरल ट्यूब है वो 3 स्ट्रक्चर को बना के देती है हमको, ठीक है। न्यूरल ट्यूब से, न्यूरल ट्यूब किससे बनी है, एक्टोडर्म से। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में सेट हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब से 3 स्ट्रक्चर कौन से बन रहे हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन, देन मीजेंसेफ्लॉन एंड थर्ड वन इज
रोम्बेनसेफ्लॉन, इस टाइप से लिख लेंगे आप। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट होती चलेगी। अब बोथ प्रोजेनसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन सब डिवाइड फर्दर, ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं फॉर्मिंग सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल। तो हम देख सकते हैं जो प्रोजेनसेफ्लॉन है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, और जो रोम्बेनसेफ्लॉन है इसके फर्दर मतलब एक था, एक से 2 पार्ट हो गए, तो सेकेंडरी वेसिकल्स आ जाते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अब क्या कि जो प्रोजेन है ये फिर फर्दर डिवाइड हो गया, रोम्बेन ये फर्दर डिवाइड हो गया। बात समझ में आ रही है? अब प्रोजेनसेफ्लॉन, प्रोज मतलब 4, आगे वाला हिस्सा, इसी को हम लोग 4 ब्रेन भी कहते हैं, गिव राइज टू द टेलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन, तो यहां पे आप डाल देंगे प्रोजेनसेफ्लॉन से क्या मिला, यानी कि प्रोज का क्या हो गया, इसी का आगे लिखते चलेंगे, 4 ब्रेन है ये। इससे हमें क्या मिल रहा है, टेल होता है टेल पीछे वाला, टेलेनसेफ्लॉन, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। इसी तरह से आप ये चार्ट बनाएंगे और क्या बनेगा मेरे पास, टेलन हो गया, डायन, सॉरी क्या था, डायन नहीं है, डायनसेफ्लॉन है, ठीक है, डायन मत करने लगना, डायनसेफ्लॉन हो गया। रोम्बेनसेफ्लॉन यानी कि इसको हम हाइंड ब्रेन, मैंने कहा था ना रोम्ब मतलब पीछे वाला, तो इसको रोम्ब का मतलब क्या होता है, हाइंड, पीछे वाला ब्रेन, ठीक है। ये डेवलप हो जाता है मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। ये किसमें बदल गया, मेटेनसेफ्लॉन में और माइलेनसेफ्लॉन में। तो ये आपके दिमाग में बातें सेट होनी चाहिए, क्लियर है बातें। अब इसी चार्ट को आप पूरा करोगे, ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठे, वीडियो पॉज करके ये चार्ट साथ के साथ बनाते चले, एक रफ बना ले फिर एक प्रॉपर बना लेना। अब देखो अब होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, टेलन, डायन, मेसन, मेटन, माइलिन, ये फाइनली प्रॉपर ब्रेन में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। सबसे पहले प्रोजेनसेफ्लॉन जिसका मतलब होता है 4 ब्रेन, मेसेनसेफ्लॉन जिसका मतलब मिड ब्रेन, और रोम्बेनसेफ्लॉन हाइंड ब्रेन, ये 3 स्ट्रक्चर आ गए। ये ऊपर इसकी दीवार है, अंदर कैविटीज हैं। प्रोजेनसेफ्लॉन 2 पार्ट में टूटता है, टेलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग। मेसेनसेफ्लॉन एज इट इज बना रहा वैसा का वैसा ही, और जो रोम्बेनसेफ्लॉन था ऊपर बना मेटेनसेफ्लॉन, नीचे बना माइलिनसेफ्लॉन। 5 वीक एम्ब्रियो, जब 5 हफ्ते का एम्ब्रियो हो जाता है ये। अब जो सेरेब्रम है इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, एक छेद पाया जाता है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहा करेगा, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं लैटरल वेंट्रिकल, क्योंकि 2 है यहां पर, तो लैटरल साइड में होती है लैटरल वेंट्रिकल। फिर मिड ब्रेन में फिर डायनसेफ्लॉन में एक पाया जाता है जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब थर्ड कैविटी। देन जो मिड ब्रेन होता है इसमें कैविटी तो नहीं होती, हम कह सकते हैं यहां से एक रास्ता होता है जो कि सीधा सीधा जाकर के फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि हम कहां मिलता है, हमको मेटेनसेफ्लॉन में मिलता है, फोर्थ वेंट्रिकल इसको कनेक्ट करता है। यानी कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जो पाइप नुमा चीज कनेक्ट करती है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, उसे हम एक्वेडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके। जो मेटेनसेफ्लॉन अभी हम देख सकते हो पोन्स और सेरेबेलम में टूट जाता है, और जो मेलेनसेफ्लॉन है वो आगे जाके मेडुला ऑब्लांगेटा बनाकर देता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या आया लिखने के लिए हमारे पास, देखो टेलेनसेफ्लॉन ने क्या, टेलेनसेफ्लॉन किस में कन्वर्ट हो गया, सेरेब्रम में। तो कहां गया, अच्छा ऊपर है। टेलेनसेफ्लॉन हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, सेरेब्रम में। सेरेब्रम यही मेन ब्रेन होता है, सबसे बड़ा ब्रेन का हिस्सा होता है सेरेब्रम, ठीक है। जो डायनसेफ्लॉन है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। डायनसेफ्लॉन किस में कन्वर्ट हो गया, थैलेमस, यही थैलेमस मेन होता है, इसके ऊपर वाले हिस्से को एपिथैलेमस बोल देते हैं, नीचे वाले को हाइपोथैलेमस बोल देते हैं, है ना। थैलेमस एक ही स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपको सारे स्ट्रक्चर क्लियर होंगे बेटा जब आप इस तरह चार्ट नुमा चीज बना के चलेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, मेसेनसेफ्लॉन मिड ब्रेन। मेसेनसेफ्लॉन क्या बनाता है हमारा, मिड ब्रेन बनाता है। इसके भी और हिस्से हैं, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। देन मेटेनसेफ्लॉन पोन्स और सेरेबेलम। जो मेटेनसेफ्लॉन है वो पोन्स और सेरेबेलम, और जो माइलेनसेफ्लॉन है
माइलेनसेफ्लॉन है वो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा बनाता है, अल्टीमेटली मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या कंफ्यूज होते हो, हम लोग कहते हैं कि अरे सेरेब्रम, अरे ये तो प्रोजेंसेफ्लॉन है। टीचर क्या बोलता है, सेरेब्रम, अरे प्रोजेंसेफ्लॉन है। आप कहते हो क्या है, कभी टेलेनसेफ्लॉन बोल रहे हो, कभी सेरेब्रम बोल रहे हो, कभी प्रोजेंसेफ्लॉन बोल रहे हो, क्या बवाल है ये। तो ये बवाल समझ में आया। ठीक है, एक्चुअल में आप लोग क्या पढ़ते आते हो, जो नॉर्मल किताबों में सेरेब्रम, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये टर्म पढ़ते हो। फिर एकदम से एक टर्म आया था प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन, फिर आप बाल पकड़ते हो क्या है, इसको प्रोजेन बोलें कि सेरेब्रम बोलें कि फोरब्रेन बोलें, क्या बोलें इसको। बात क्लियर होगी। तो एक्चुअली बात क्लियर हुई, प्रोजेन वाला पार्ट स्टार्टिंग का होता है, जब एम्ब्रियो होता है, फिर वो और ग्रो करता है, और ग्रो करता है, और ये वाले नेम फाइनली ये कन्वर्ट होते होते ये हमको अडल्ट ब्रेन में देखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें, सेरेब्रम, थैलेमस, पोन्स, मेडुला। ठीक है ना, ये आई कहां से है, तो ये जड़ पता चल गई हमको। अब ये नाम में कभी कंफ्यूजन मत रखना, थोड़ी देर वीडियो को यहां पॉज कर लेना, आराम से इस चार्ट को बनाओ, आराम से इसको दिमाग में घुसाओ, अच्छा इसको ये कहते हैं। ये टर्म क्लियर नहीं होंगे तो आगे के जो लेक्चर आएंगे वो आपके अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो जो चार्ट बनाया है उसी को मैंने यहां लिखा हुआ है, आओ देखें। द टेलेनसेफ्लॉन डेवलप इनटू सेरेब्रम एंड लैटरल वेंट्रिकल्स। तो हम देख सकते हैं जो हमारा टेलेनसेफ्लॉन है वो सेरेब्रम, और सेरेब्रम के साथ साथ जो साइड में दो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, कैविटीज होती हैं, छेद होते हैं, जिनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि ब्रेन को क्या करता है, नरिश करता रहता है, यानी कि पालन पोषण करता है, उसका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे लैटरल वेंट्रिकल्स, यानी कि हम कह सकते हैं वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। एक कैविटी होती है, जगह होती है जहां पे फ्लूइड भरा होता है, और फ्लूइड भी कौन सा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो टेलेनसेफ्लॉन डेवलप हो जाता है सेरेब्रम में, और यहीं पर दो पाए जाते हैं लैटरल वेंट्रिकल, 1 और 2, पहली दो वेंट्रिकल्स यहां पाई जाती हैं। फिर आता है डायनसेफ्लॉन फॉर्म्स द थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस एंड द थर्ड वेंट्रिकल। एक तीसरी कैविटी इसके अंदर होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस आ गया, सेरेब्रम सबसे ऊपर, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, यही ऐसा सब ब्रेन सा बन जाएगा फिर ये। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा, देखेंगे अभी हम लोग। तो मैंने बता दिया था थर्ड वेंट्रिकल ये रहा, ये समझना है चीजों को। देन मेसेंसेफ्लॉन और मिड ब्रेन गिव राइज टू मिड ब्रेन एंड एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, यानी कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जिस रास्ते से फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ क्या जाएगा, फ्लूइड जाएगा। द मेटेनसेफ्लॉन बिकम पोन्स, सेरेबेलम एंड अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, जो मेटेनसेफ्लॉन है वो पोन्स में और सेरेबेलम में कन्वर्ट हो जाता है, साथ साथ में फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट बनता है। इसी प्रकार माइलेनसेफ्लॉन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एंड लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है ब्रेन के पार्ट्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मत कंफ्यूज होना कि टेलेनसेफ्लॉन कहीं बोल रहे हैं तो कभी क्या बोल रहे हैं, सेरेब्रम बोल रहे हैं, तो कभी वो टेलेनसेफ्लॉन भी नहीं बोल रहा, कभी कभी प्रोजेंसेफ्लॉन बोल देगा। ठीक है ना, तो प्रोजेंसेफ्लॉन से टेलेनसेफ्लॉन बना है, और टेलेनसेफ्लॉन फाइनली सेरेब्रम में कन्वर्ट हो गया है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझें, 3 to 4 वीक, 3 से 4 हफ्ते का एम्ब्रियो होता है, तो उसमें पूरा ब्रेन डेवलप नहीं होता है। वहां पे हमको क्या दिखता है, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन, जो 3 चीजें दिखाई पड़ती हैं उनका नाम दे दिया गया। ठीक है, प्रोजेंसेफ्लॉन आगे जाके 2 और पार्ट में टूटता है, टेलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। मेसेंसेफ्लॉन ही रहता है, उसमें चेंजेस आते हैं बट कोई पार्टीशन नहीं होता है। रोम्बेनसेफ्लॉन का फिर 2 पार्टीशन में होता है, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन एडल्ट ब्रेन में सेरेब्रम में कन्वर्ट हो जाता है, डायनसेफ्लॉन अडल्ट ब्रेन में, ये अडल्ट ब्रेन पार्ट्स जो हम लोग जानते हैं, ये वो नाम है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ब्रेन पार्ट्स। ठीक है ना, तो अब कंफ्यूज मत होना, ये पीछे वाली चीजें किससे क्या बन के आ रहा है, क्लियर। और किस ब्रेन पार्ट में कौन सी कैविटी पाई जाएगी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ओके, नाउ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये वाले जो पार्ट्स हैं इसको हम यहां पे लेके आ गए हैं। कौन कौन से हैं, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, डायनसेफ्लॉन और सेरेब्रम। तो हम लोग देख सकते हैं यही 4 पार्ट आपको याद रखने हैं, और यही 4 हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो हम देख सकते हैं सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, ये पूरा ऊपर एक तरह से कह लो कि छाता टाइप का रहता है, और यही मेन ब्रेन होता है।
मेन ब्रेन तो यही है, जिसे कहते हैं ना जो मेन ब्रेन होता है, ठीक है। फिर आता है उसके बाद क्या आ गया अपना सेरेबेलम होता है, खैर उसको बाद में देखते हैं, इसी सीक्वेंस से पढ़ते हैं हम लोग। सेरेबेलम के बाद आ गया डायनसेफ्लॉन, इसके अंदर थैलमस, थैलमस के नीचे वाला हिस्सा हाइपोथैलमस, ठीक है, इसके ऊपर वाला हिस्सा एपिथैलमस होता है, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे इसके पीछे की तरफ यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है, पार्ट ऑफ एपिथैलमस। पीनियल ग्लैंड को पढ़ेंगे बाद में। फिर आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का एक्चुअली काम क्या होता है, ऊपर के और नीचे के इस ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है एक तरह से मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये पूरा एक तरह से यहाँ से ये है, ठीक, ये इस टाइप से रहता है। ऊपर वाला हिस्सा पोन्स होता है, ये वाला हिस्सा मेडुला होता है, ठीक है। और ये ऊपर के दो हिस्सों को मिड ब्रेन कहते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रेन स्टेम के अंदर ये मिड ब्रेन आ गया, उसके नीचे पोन्स, उसके नीचे मेडुला। तो एक तरह कनेक्टिंग पार्ट है ये स्टेम। नीचे जाके फिर ये किस में चला जाएगा, यही जो ब्रेन स्टेम है यही आगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि ये मेरा फ्लावर होता है ना, और नीचे का जो कनेक्टिंग पार्ट होता है उसे हम स्टेम बोल देते हैं। तो वैसे ये स्टेम ब्रेन का स्टेम है जो स्पाइनल कॉर्ड को और इसको आपस में कनेक्ट कर रहा है, मेन ब्रेन को। देन सेरेबेलम, ये वाला पार्ट पीछे का अलग से दिख रहा है, ये सेरेबेलम है। इसी को हम लोग कहते हैं छोटा दिमाग। आगे देखेंगे हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग छोटा दिमाग, है ना। हम बोलते हैं पीछे मत मारो भैया, छोटा दिमाग होता है यहाँ पर, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, देखेंगे आगे जाकर के। तो 4 पार्ट, सेरेब्रम, डायनसेफ्लॉन, ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम। ये चारों को हम लोग आने वाले लेक्चर में एक एक करके डिटेल में समझेंगे अकॉर्डिंग सिलेबस। तो देखो सीधी सी बात यहां पे क्या कह रहा है, द ब्रेन स्टेम इज कंटिन्यूअस विद, द ब्रेन स्टेम इज कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलता चला जाता है। ब्रेन स्टेम ही आगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लैंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। और इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लैंगेटा। पोस्टीरियर टू द ब्रेन स्टेम के पीछे की तरफ सेरेबेलम पाया जाता है, इसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा ब्रेन भी कहते हैं। सुपीरियर टू द ब्रेन स्टेम के ऊपर की तरफ डायनसेफ्लॉन होता है, डायन मतलब थ्रू, विच इज कंसिस्ट ऑफ थैलमस, हाइपोथैलमस एंड एपिथैलमस। इसके ऊपर ये वाला पार्ट आ गया, इसके ऊपर सुपीरियर। सपोर्टेड ऑन द डायनसेफ्लॉन एंड ब्रेन स्टेम इज सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है ये डायनसेफ्लॉन और थैलमस, यानी कि जो डायनसेफ्लॉन और स्टेम के ऊपर इस तरह से सपोर्ट करके रखा हुआ है ये, ठीक है। सेरेब्रम जो इसको हम ब्रेन, मेन ब्रेन यही होता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, अगेन योर एमसीक्यू, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। उम्मीद है बातें समझ में आई। ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, डायनसेफ्लॉन। अभी केवल नाम याद करो कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं, फिर जब डिटेल में देखेंगे इनके बारे में तो और अच्छे से ये चीजें हमको समझ में आएंगी। तो ये पार्ट्स क्लियर हुए, तो उम्मीद है ब्रेन के पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो बच्चों में अगला कंफ्यूजन होता है वो ब्रेन की कवरिंग को लेके होता है, ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। तो कौन सी लेयर्स हैं, आओ देखें। ओके, द क्रैनियम, क्रैनियम मतलब हमारा स्केल, एंड द क्रैनियल मेनिंजेस, द क्रैनियम स्कल, ठीक है, क्रैनियम एंड क्रैनियल मेनिंजेस, जो उसकी लेयर है स्कल, खोपड़ी, और खोपड़ी के अंदर ब्रेन के ऊपर लेयर्स पाई जाती हैं, सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन बहुत नाजुक होता है, तो ब्रेन है हमारे पास ये, इसके ऊपर लेयर्स हैं, और उसके ऊपर क्या है, ठीक है, दिस इज स्कल, ठीक है, इसको क्या बोला गया, क्रैनियम, और इसके नीचे ये 3 लेयर्स हैं, दीज आर द मेनिंजेस। ब्रेन डायरेक्ट स्कल हड्डी से टच में नहीं आता है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर, ये कई बार क्वेश्चन आता है, आउटर से इनर बताओ, इनर से आउटर बताओ। 3 जो क्रैनियल मेनिंजेस मतलब जो लेयर होती हैं, आर कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल मेनिंजेस, मतलब कि हम समझ सकते हैं कि जो ये मेनिंजेस है यही आगे जाकर के जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसके ऊपर की भी ये 3 जो कवरिंग होती हैं वो यही बनाती हैं, अलग से नहीं होती, यानी कि यही 3 लेयर स्पाइनल कॉर्ड को भी आगे जाकर के कवर करेंगी, कंटिन्यूअस विद, ठीक है, मतलब लगातार चल रही है, कहीं ब्रेक नहीं है इसमें। हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, और चाहे क्रैनियल हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस हो, स्ट्रक्चर सेम है। सबसे ऊपर वाले को ड्यूरा मैटर कहते हैं, बीच वाले को एर्कनॉइड मैटर कहते हैं, और इनर वाले को पाया मैटर कहते हैं। मैटर मतलब मदर से आया वर्ड, जो मैटर वर्ड कहां से आया है, मदर से आया है। मदर क्या काम करती है,
बच्चे को पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है। तो उसी प्रकार ये 3 लेयर मिलकर के ब्रेन को बचा रही हैं और पोषण देती हैं। ठीक है, अब हाउएवर द क्रैनियल ड्यूरा मैटर, जो क्रैनियल होता है ब्रेन का जो ड्यूरा मैटर है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, वो फर्दर 2 पार्ट में 2 और लेयर में डिवाइड होता है। बट द स्पाइनल ड्यूरा मैटर हैज ओनली 1। स्पाइनल का जो ड्यूरा मैटर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, द 2 ड्यूरल लेयर्स आर कॉल्ड पेरिओस्टियल लेयर विच इज एक्सटर्नल एंड द मेनिंजियल लेयर विच इज इंटरनल। अब ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, आओ बता देता हूं मैं। तो देखो, सबसे ऊपर हमारी स्काल्प, हमारी जो खोपड़ी की जो स्किन है ना, ये स्किन जो खींच सकते हैं, जो बाल घुटाने के बाद दिखती है, स्काल्प स्किन आ गई सबसे ऊपर की। स्किन हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, बोन दिखाई देगी, यानी कि स्कल आ गया। अब स्कल के अंदर जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो होती है ड्यूरा मैटर। ये ड्यूरा मैटर कंबाइन एक ही होती है स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन जो ब्रेन वाले पार्ट होते हैं ये इसमें ड्यूरा मैटर के 2 पार्ट हो जाते हैं। जो स्कल की तरफ है वो पेरिओस्टियल, जो ब्रेन की तरफ है वो मेनिंजियल कहलाती है। यही वाली लाइन ये लिखी हुई है, विच इज एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ है, एंड मेनिंजियल लेयर विच इज इंटरनल। उसके नीचे क्या होती है, ड्यूरा के नीचे अरेक्नॉइड मैटर, अगली लेयर आ गई, देखो इस टाइप से है ये। और सबसे नीचे कौन सी होती है, पाया मैटर। ये क्या है, पाया मैटर। ये आपका एमसीक्यू आता है कि बताओ कौन सी मेनिंजियल लेयर डायरेक्ट ब्रेन से अटैच होती है, तो पाया मैटर अटैच होती है। क्लियर है। अब अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में ना एक जगह मौजूद होती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सब अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड के नीचे ना कोई चीज किसी के नीचे होता है तो सब लगता है ना, जैसे कि सब म्यूकोसा, इंस्पेक्टर के नीचे वाला पोस्ट सब इंस्पेक्टर, उसी तरह इस स्पेस के नीचे सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है, जो जगह होती है। इसके अंदर भी अपना फ्लूइड भरा होता है जो न्यूरिश करता है ब्रेन को। ठीक है, पढ़ेंगे बाद में। और ये फिर अपना ब्रेन आ गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ब्रेन का हिस्सा है। तो इस प्रकार 3 लेयर्स, मतलब ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। सबसे ऊपर खोपड़ी को हटा दें अगर ब्रेन की बात करें तो ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। ऊपर से अंदर की तरफ आप याद कर सकते हैं डीएपी करके। डीएपी अपनी खाद आती है मेरे ख्याल से, क्या आती है, उल्टा याद कर लो डीएपी का उल्टा याद कर लो। ठीक है अब इसको कोई पाद मत पढ़ने लगना ठीक है, पैड आते हैं ना, राइटिंग पैड जो होते हैं उससे याद कर लो इसको। ठीक, तो अब इसको ध्यान रखना, लेकिन ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये आपको अपना याद रखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये 3 लेयर्स आपकी क्लियर हो गई ओके। अब डीएपी डाप पढ़ लो चाहे पीएडी पार्ड पढ़ लो, चॉइस तुम्हारी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आगे आते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका तो मेन खेल है। ब्रेन को भी तो नरिशमेंट चाहिए, कहां से आएगा, वो फ्लूइड चाहिए होगा ना कुछ जो उसको मॉइस्चराइज करता रहे और नरिशमेंट देता रहे। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां बनता है, कैसे आता है, वो सब यहां क्लियर हो जाएगा। इट इज क्लियर, पहले तो बात समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। यह है क्लियर, ठीक है, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी ऑफ वाटर, प्राइमरीली मुख्य रूप से पानी होता है। दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, मैंने कहा था ये ब्रेन को बचाता है। झटके झटके लगते हैं ना तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जैसे कि हम पानी के ऊपर कूदें तो हमको चोट नहीं लगती है, क्यों, पानी क्या करता है, बायंट पिचक जाता है ना, इसे हम बायंस फोर्स कहते हैं, वापस रिवर्स में फोर्स लगा देता है, तो प्रोटेक्ट करता है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है होता कैसा है, क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है, मतलब देख सकते हैं हम लोग, अगर देखेंगे कभी रियल में कभी देखने का मौका मिलता है तो कलरलेस होता है और मुख्य रूप से पानी होता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम केमिकल एंड फिजिकल इंजरी, किसी प्रकार का केमिकल उसको ऊपर ना अटैक कर दे, किसी प्रकार का फिजिकल इंजरी ना हो जाए, उससे उसे बचा रहा है। इट आल्सो कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इस फ्लूइड के अंदर कुछ ऑक्सीजन भी पाई जाती है, थोड़ा ग्लूकोज भी होता है और अदर नीडेड केमिकल्स फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि ब्लड से ही निकल के बनता है, तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कुछ और केमिकल जो ब्लड के होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जो कि जरूरी होते हैं। फ्रॉम द ब्लड टू न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। तो ब्रेन बना किसका है, हमने देखा था ना, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया का बना हुआ है। तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो निकल के आ जाती हैं। अब ब्लड में कहां से कैसे बनता है वो सारी बातें आएंगी, अभी ध्यान से समझते चलो। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटिन्यूसली सर्कुलेट थ्रू कैविटीज, ये जो है लगातार पूरे ब्रेन में जो कैविटीज हैं
मैंने बताया था कि ऊपर कैविटीज वेंट्रिकल्स जो थे उनके माध्यम से पूरे ब्रेन में घूमता रहता है, और जैसे कि एक स्पेस हो गया अपना, कैविटीज में भरा रहेगा और इन स्पेस के माध्यम से पूरे ब्रेन में घूमता रहता है फिर ये। ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड अराउंड द स्पाइनल एंड ओके, सीएसएफ कंटिन्यूसली सर्कुलेट थ्रू द कैविटीज, कैविटीज के थ्रू लगातार घूमता रहता है पूरे ब्रेन में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, एंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी है उसमें घूम रहा है, प्लस जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है उसके अंदर पाया जाता है। ये बता चुका हूं सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या होता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएफ इज 80 to 150 ml इन अडल्ट। अगर ब्रेन के अंदर टोटल वॉल्यूम निकाल के चेक करोगे तो ज्यादा नहीं है, 80 से 150 ml ही है, पर्याप्त है उतनी। CSF कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, क्या क्या मिलता है इसके अंदर, ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया, कैटायंस होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड एनायंस होते हैं क्लोरीन और बाइकार्बोनेट्स। इट आल्सो कंटेन सम व्हाइट ब्लड सेल्स, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं। द 4 CSF filled cavities within the brain are called ventricle। 4 कैविटीज जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, द 4 CSF filled, ऐसी कैविटी जिनके अंदर भरा होता है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो वेंट्रिकल्स, लैटरल वेंट्रिकल्स 1, 2, देन इंटरवेंट्रिकल फोरामेन कैविटी होती है जहां से ऐसे करके ऐसे पानी आता है, पानी मतलब लिक्विड आता है ये वाला। फिर थर्ड वेंट्रिकल ये रहा, फिर यहां से एक्वेडक्ट कनेक्ट करता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और ये आती है हमारी फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर ये सेंट्रल कैनाल होती हुई नीचे स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती है। तो ये वेंट्रिकल का जिक्र मैंने किया था, टोटल 4 वेंट्रिकल आपको याद रखनी है, और एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट किसको, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्टिंग पाइप जो होता है वो होता है। तो ये बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है वेंट्रिकल्स को लेकर के, कैविटीज को लेकर के, कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लेकर के। तो देखो ये कुछ ऐसा होता है और फिर हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये अगर हम ऐसे ऐसे करके देखें, ये हम कह सकते हैं नीचे से देख रहे हैं हम, ये साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो कैविटीज ध्यान रखना, वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, और कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना। क्लियर है? ठीक है। नाउ अब सवाल है, द मेजॉरिटी ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन, सीएसएफ बनता कहां से है? जो सीएसएफ, ज्यादातर जो सीएसएफ का प्रोडक्शन है इज फ्रॉम द कोराइड प्लेक्सेस। ये आपका एमसीक्यू हो गया। अब ये कोराइड प्लेक्सेस क्या है? प्लेक्सेस एक तरह का नेटवर्क होता है, जाल होता है। तो प्लेक्सेस मींस नेटवर्क ऑफ ब्लड। कोराइड प्लेक्सेस क्या हो गया? ब्लड का नेटवर्क। इस तरह से मान लो एक कैपिलरी ये, कैपिलरी ये, कैपिलरी ये, नेटवर्क है इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल जो कैविटीज हैं उनकी दीवालों पर, जैसे मान लो एक कैविटी है ऐसे करके, तो इसकी दीवालों पर ब्लड कैपिलरीज का जाल एक बना हुआ है। ब्लड कैपिलरीज वहां पे आकर के आती जाती रहती है, मतलब ब्लड कैपिलरीज में बहुत सारी, ठीक है, तो ब्लड फ्लो कर रहा है। ओके, एपेंडाइमल सेल जॉइंड बाय टाइट जंक्शंस कवर द कैपिलरी ऑफ कोराइड प्लेक्सेस। और उस कवरिंग के ऊपर, उन कैपिलरीज के ऊपर कुछ हम कह सकते हैं एक खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एपेंडाइमल सेल्स। ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है ना। एपेंडाइमल सेल्स जॉइंड बाय टाइट जंक्शंस कवर द कैपिलरीज। ये कैपिलरीज के ऊपर रहते हैं, कैपिलरीज को कवर करके रखते हैं ऑफ द कोराइड प्लेक्सेस। सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, अच्छा ये जंक्शन कैसे हैं? टाइट, हर कोई चीज क्रॉस करके आगे नहीं जा सकती इसको। तो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस मोस्टली वाटर फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा विच आर फिल्टर्ड फ्रॉम द कैपिलरीज। तो कैपिलरी से जो जो चीजें फिल्टर होती हैं उनको आगे जा करके, समझना, ये मेरे पास कैपिलरी है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और लेयर है किसकी? एपेंडाइमल सेल की। किसकी लिए कवरिंग है? एपेंडाइमल सेल की। तो ये क्या है मेरे पास? एपेंडाइमल सेल, ठीक है। तो कोई भी चीज यहां से जो यहां निकल जाएगी वो एकदम से सीएसएफ में नहीं जाती है, ये डिसाइड करेगा एपेंडाइमल सेल की किस चीज को आगे जाना है, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर पानी बाहर निकलता है, which are filtered from the capillaries are secreted by the ependymal cell to produce the cerebrospinal fluid। फिर फाइनली उस पानी को एपेंडाइमल सेल्स उस कैविटी में छोड़ देते हैं जिससे कि सीएसएफ प्रोड्यूस हो सके। तो उम्मीद है सीएसएफ कैसे बनता है, कोराइड प्लेक्सेस क्या है, कहां पाए जाते हैं, कैविटीज क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या है, जो बच्चों में बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन रहती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और फिर कहूंगा अगला लेक्चर तभी देखना जब ये 2 लेक्चर अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, सारे टर्म्स ब्रेन में, एक एक पार्ट की लोकेशन दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर है बातें?
ओके जैसा मैंने कहा था लेक्चर स्टार्टिंग के 2 छोटे रहेंगे क्योंकि हमको टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी है। जब टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो हमको आगे के लेक्चर्स बहुत अच्छे से और तेजी से समझ में आएंगे। ओके क्लियर है? ओके तो लेक्चर का नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करो इस नंबर पे। बाद बाकी अपना मस्त मस्त प्यारा सा ऐप बच्चों के द्वारा बहुत प्यार मिल रहा है इसको, ठीक है ना। तो जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो जुड़ सकते हैं, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है यहां से बच्चों की। और चाहे YouTube से पढ़ें, मेरे ऐप से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन सबसे जरूरी चीज यस रिवीजन। तो रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।